आज की क्लास में तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स हैं, वेव्स की खुसूसियात हैं। गुज़िश्ता क्लासेस में भी हमने इन पर थोड़ी सी गुफ्तगू की है, लेकिन आज बाकायदा रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इन चीज़ों को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने पहले से ही बोर्ड पे बना लिया था ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेफ हो जाए। और जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आज की क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में, उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स किसे कहा जाता है, टाइम पीरियड ऑफ वेव को कैसे डिफाइन किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की रफ्तार क्या होती है। और इस चीज़ को समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो रिपल टैंक लिया गया है। रिपल टैंक किसे कहते हैं, इस आपके सामने रिपल टैंक की डायग्राम मौजूद है। रिपल टैंक में यू कैन सी कि रिपल टैंक असल में एक ट्रे होता है, ये एक ट्रे है और जिसका बॉटम ग्लास का बना होता है। बॉटम यानी उसका जो तला है, निचला हिस्सा, वो शीशे का बना होगा और उसकी 4 लेग्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 एक लेग और होगी इन साइड, जिसके ऊपर इसको माउंट किया गया रिपल टैंक को। इसका जो बॉटम है वो शीशे का या गिलास का इसलिए बनाया जाता है कि जो भी पानी की सतह पे, इसमें पानी भरा हुआ होता है, वाटर, जो भी पानी के साथ मामलात हो रहे होंगे, जब ऊपर से रोशनी पैरेलल रेज ऑफ लाइट पानी की सतह से टकराएंगी तो जो कुछ भी होगा, जो भी पिक्चर बनेगी पानी की सतह पे, उसको आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे स्क्रीन है, याद रहे, देयर इज़ अ वाइट स्क्रीन या वाइट कागज़ भी, वाइट शीट भी ले ली जाती है जो स्क्रीन का काम करती है। और यहाँ पर एक वेव सोर्स हमें चाहिए। एक्चुअली हमें वेव की कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है, तो जाहिर सी बात है वेव तो होनी चाहिए ना। तो वेव पैदा करने के लिए फिर एक वेव सोर्स होनी चाहिए। वेव सोर्स उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो वेव जनरेट करता है, उसको वेव ऑसिलेटर भी कहा जाता है। वेव ऑसिलेट करने वाला, वेव प्रोड्यूस करने वाला भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर जो रिपल टैंक है, याद रहे कि रिपल टैंक में पानी भर लिया और इसमें फिर हम एक स्टिक, वुडन स्टिक इस्तेमाल करेंगे और उसको पीरियोडिकली डिप करेंगे। बहुत एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, यकसा वक्फों के साथ, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी वो जो स्टिक डुबकियाँ लगाएगी उसके वक्फे सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक डुबकी 1 सेकंड में लग रही है तो दूसरी डुबकी भी 1 सेकंड में होगी, तीसरी भी 1 सेकंड में, या पहली जो डिप अगर 2 सेकंड में हो रही है तो दूसरी भी 2 सेकंड में होगी, तीसरी भी 2 सेकंड में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑसिलेट तो करेगा लेकिन ये पीरियोडिकली जो है वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करेगा पानी के अंदर। याद रहे, पानी की सतह के अंदर जो स्टिक है पीरियोडिकली डिप होगी। उसका नतीजा क्या होगा, यू कैन सी, नतीजे के तौर पर जाहिर सी बात है पानी के मालिक्यूल भी वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करेंगे। और जब ये वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करेंगे तो पानी के ऊपर आपको एक लहर, एक वेव मूव करती हुई दिखाई देगी। क्या आप बता सकते हैं कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि एक मीडियम वाटर है जिसके थ्रू वेव ट्रेवल कर रही है। वेव किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द वेव? ये हम गुज़िश्ता क्लासेस में इस पर बात कर चुके हैं। वेव इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तवानाई का इंतकाल एक जगह से दूसरी जगह मौजों की सूरत में होता है, लहरों की सूरत में होता है, वेव की सूरत में होता है। बाज़ औक़ात उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, बाज़ औक़ात मीडियम की ज़रूरत नहीं भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, रिक्वायर नो मीडियम। लाइट वेव्स, हीट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, ये वो तमाम शुआएँ हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र तो करती हैं बट विदाउट एनी मीडियम। इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा था हमने। और फिर एक कहलाती है मैकेनिकल वेव। ये वो वेव्स होती हैं जो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं बट थ्रू सम मीडियम। उनके लिए वास्ता होना चाहिए, वास्ते के ज़र्रात, मीडियम पार्टिकल्स होने चाहिए जो तवानाई को अपने ऊपर सवार करके लेके जाएँ, तवानाई को ट्रांसफ़र करें। फिर मैकेनिकल वेव्स की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, याद करें। एक कहलाती है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, याद कीजिए। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम पार्टिकल्स फिर वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन इन पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। हम इस पर तफसील से बात कर चुके और मिसालों के ज़रिए इसकी वजाहत कर चुके। लेकिन आज स्पेशली जो चीज़ डिस्कस करनी है वो हम फोकस करेंगे वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जिसमें एम्पलीट्यूड,
टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी क्या है, उसके लिए आपके सामने जो अरेंजमेंट है रिपल टैंक का, जिसको अभी डिफाइन किया वो आ गया है। रिपल टैंक की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ अ सिंपली ग्लास, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर ट्रे with glass bottom, जिसका तला शीशे का बना होता है। रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, आप यू कैन सी इसकी शेप रेक्टेंगुलर है। ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। माउंटेड ओवर 4 लेग्स होंगी जिस पे इसको माउंट किया गया है। इस डेट क्लियर, वो तो हमने और इसके नीचे फिर एक ये स्क्रीन होगी, एक वाइट पेपर रख दिया जाता है जो स्क्रीन का काम करता है। रेड के लिए ऊपर ट्यूब लाइट हमने इस्तेमाल की है, यानी ऐसा सोर्स इस्तेमाल किया जो सोर्स ऑफ लाइट है। रोशनी की मतवादी शुआएं पैरेलल रेज ऑफ लाइट पानी की सतह से टकरा रही है। रेड के लिए, और ये वेव सोर्स भी आपके सामने मौजूद है जो कि बार बार पानी में पीरियोडिकली ड्रिप होगी जिससे वेव जनरेट होंगी। ये वेव सोर्स है या वेव ऑसिलेटर है या वेव जनरेटर, इसके बहुत सारे नाम हैं। रेड क्लियर। आइए सबसे पहले गौर करते हैं किस पर, एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? देखिए याद रखिए कि शुरू में वो पानी की सतह थी वाटर की, वो मीन लेवल कहलाती है। पुरसुकून स्टिल सरफेस ऑफ वाटर, पुरसुकून सतह पानी की, ये मीन लेवल है। लेकिन जब वेव सोर्स मुसलसल पीरियोडिकली ड्रिप होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो मीन सतह डिस्टर्ब हो जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि पानी का कुछ हिस्सा मीन लेवल के ऊपर चला जाता है, कुछ हिस्सा मीन लेवल के नीचे आ जाता है। जो हिस्सा मीन लेवल के ऊपर चला जाता है, मिसाल के तौर पर इसको अगर हम मीन लेवल मान लें, दिस इज द मीन लेवल, तो मीन लेवल के ऊपर जो पोर्शन ऑफ वाटर चला गया, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। जो नीचे आ गया उसे क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। हम जानते हैं कि जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो याद है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल, the maximum displacement of medium particle from the mean level, from the mean position is called amplitude of the wave. मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये पॉइंट है, मीडियम पार्टिकल इंतहाई, और कीजिए, ये वेव जा रही है ना, इसको थोड़ा सा और देख, ये मीडियम पार्टिकल डिस्प्लेस होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पहुँच के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा। तो बीच में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहा जाता है। याद रहे, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऊपर की तरफ अगर लेंगे तो प्लस में, और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इसी तरह मीडियम पार्टिकल नीचे की तरफ भी डिस्प्लेस हो रहे हैं जिससे ट्रफ बनता है, याद करें। और यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ट्रफ में नीचे की तरफ, ये भी एम्पलीट्यूड है लेकिन ये माइनस में लिया जाता है, माइनस है, एम्पलीट्यूड को ऐसे शो करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या बनी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल ड्यूरिंग द पासेज ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का मतलब क्या हुआ, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, इसको मिटाना पड़ेगा, द मैक्सिमम displacement of medium particles during the simple harmonic motion called amplitude of wave। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहलाता है। इट इज़ वेरी इजी डेफिनेशन। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या बनी, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन लेवल से, उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। जो ऊपर की तरफ प्लस में होगा और नीचे की तरफ जब ट्रफ बनेगा तो माइनस में होगा। डेट के लिए अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ, यहाँ पे दो
कुछ पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिएगा। कब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और कब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये क्या बात हुई। यानी आप और करें, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है इसकी एक हाइट होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फिर उसके बाद अगला क्रेस्ट आ रहा है, उस पर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ रहा है, फिर एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो आप और करें, इस डायग्राम के अंदर जो हमने एम्पलीट्यूड लिया है वो एक जैसा लिया है, लेकिन अमूमन होता है ये कि एम्पलीट्यूड एक जैसा नहीं रहता। आइडियल केस में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखते हैं, अगर फर्स्ट कर लें आइडियल कंडीशंस हम अप्लाई कर दें तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली याद रखिएगा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह पाता। होता ये कि जब वेव ट्रेवल करती हैं तो ऐसा ऐसा उनका एम्पलीट्यूड गिरने लगता है, क्योंकि वेव की एनर्जी कम होने लगती है। जब वेव की एनर्जी कम होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा, वेव ऐसा ऐसा ख़त्म होने लगती है। किस तरह से, इसको यूँ समझ सकते हैं कि इसके दो केस हो गए। इन आइडियल केस एम्पलीट्यूड is constant या remains constant। एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है आइडियल केस में, चेंज नहीं होता, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन अगर कोई ऐसा मीडियम हो जो लॉसी मीडियम हो, जिसमें एनर्जी लॉस हो रही हो मुसलसल, तो फिर क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, मुसलसल कम होगा। इन लॉसी मीडियम किसे कहते हैं, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा वास्ता जिसमें एनर्जी लॉस होती है मीडियम पार्टिकल्स की, या वेव की एनर्जी लॉस होती हो, तो उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता है ग्रेजुअली। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिक्रीजेस। किस तरह से, यानी आपने इस तरह से वेव पैदा की, और कीजिए, तवज्जो रहे। अब और कहीं यहाँ पे वेव ट्रेवल हो रही है, शुरू में एम्पलीट्यूड क्या है, अगर हम बीच में एक लाइन डाल दें, मीन लेवल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर क्या हुआ, एम्पलीट्यूड कम होने लगा, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो एम्पलीट्यूड मुसलसल कम हो रहा है क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है। याद रखें, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो एनर्जी कम होगी, या एनर्जी कम हो रही है क्योंकि एक लॉसी मीडियम है, इसमें तवानाई कम हो रही है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि आखिर में एनर्जी खत्म हो जाएगी और वेव फ्लैट हो जाएगी, यानी वेव खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं डैम्पिंग। क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड का लॉसी मीडियम में मुसलसल कम होना, एनर्जी लॉस होने की वजह से, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डैम्पिंग। इसे डैम्पिंग कहते हैं। याद, इसकी एक मिसाल यूँ है कि मिसाल के तौर पर बच्चा झूला झूल रहा हो, आप हम पहले भी कई दफ़ा एग्जाम्पल दे चुके हैं, क्योंकि इससे बात समझने में आसानी होती है, लिहाजा उसी एग्जाम्पल को लिया गया। फर्ज करें कि आपने उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, बच्चे को ऊपर ले आने के बाद उसे छोड़ दिया, तो शुरू में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया, और डिस्प्लेसमेंट देने के बाद आप पीछे हट गया, उसके बाद क्या होगा, बच्चा झूला झूलेगा, मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, इस तरफ चला जाएगा, फिर वापस आएगा। आप और कीजिएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट उसका वही रहेगा जो आपने शुरू में दिया था, आप तो डिस्प्लेसमेंट दे के हट गए, ऐसा ऐसा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा। दिस इज डैम्पिंग, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, यहाँ तक कि बीच में आने के बाद झूला रुक जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि चूंकि आप मुसलसल पीरियोडिक फोर्स नहीं लगा रहे, आपने एक ही दफ़ा फोर्स लगाई और हट गए, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा ऐसा घटता रहेगा, यहाँ तक कि आखिर में डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा, वो झूला सेंटर पे आके रुक जाएगा। दिस इज डैम्पिंग। यहाँ पे क्या अमल हो रहा है, डैम्पिंग का कुछ ऐसी ही मिलती जुलती मिसाल। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट ये आपके सामने आ गया, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पैदा होता है कि एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड जो है किस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपके सामने एक तो है वेव सोर्स, ये वेव सोर्स है जो कि वेव पैदा कर रही है, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है वेव ट्रेवल करेगी तो एम्पलीट्यूड होगा। और दूसरी चीज़ क्या है जो सामने दिखाई दे रही है, मीडियम है, मीडियम के थ्रू जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो एम्पलीट्यूड का इन्हिसार किस पर होगा, क्या वेव सोर्स पर होगा या मीडियम पर होगा, क्या वेव सोर्स पर होगा या मीडियम पर होगा। याद रहे, इन आइडियल केस, अगर आइडियल केस हो जो हमने पहला वाला केस लिया है जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, तो इस आइडियल केस में
जो एम्पलीट्यूड बनेगा उसका इन्हिसार वेव सोर्स पर होगा, यानी इस डुबकी लगाने वाली स्टिक पर होगा जो मुसलसल पानी में डुबकियां लगा रही है। जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम उतना ही एम्पलीट्यूड रहेगा। फिर से अगर आइडियल केस हो जिसमें तवानाई का नुकसान नहीं हो रहा हो तो याद रखिएगा कि जो भी वेव का एम्पलीट्यूड बनेगा उसका इन्हिसार वेव सोर्स पर होगा, वेव ऑसिलेटर पर होगा कि वो किस डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑसिलेट हो रहा है, और वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड वेव का बनता रहेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आइडियल केस ना हो बल्कि केस कौन सा लॉसी मीडियम हो जिसमें एनर्जी लॉस हो रही है, तो अब जाहिर सी बात है इसमें तो दो राय नहीं है कि अब एम्पलीट्यूड का इन्हिसार किस पर हो जाएगा, मीडियम पर हो जाएगा, क्योंकि डुबकियाँ तो वो उसी तरह ले रहा है पीरियोडिकली है। लेकिन चूंकि लॉसी मीडियम है, वेव अपनी एनर्जी लॉस कर रही है, तब वेव की तवानाई कम हो रही है, लॉस हो रही है, तो साथ में एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका इन्हिसार किस पर हो गया फिर? तो इन लॉसी मीडियम एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन मीडियम कैरेक्टरिस्टिक, मीडियम की क्या खसूसियत है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट एम्पलीट्यूड के हवाले से याद रखेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक तो बात हो गई मुकम्मल। फिर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ वेव किसे कहते हैं, इस पर अब बात करेंगे। रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट चल रहा है वहाँ, रिपल टैंक को लिखते हैं क्या एक दफा? हाँ लिख देते हैं, रिपल टैंक। इसमें सारे मामला हो रहे। अब है हमारा टॉपिक टाइम पीरियड दूसरा। टाइम पीरियड ऑफ वेव किसे कहते हैं, कैपिटल टी के नाम से शो करते हैं। याद रहे कि हम पहले भी वेवलेंथ का जिक्र कर चुके हैं। एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ, इस फासले को वेवलेंथ कहा जाता है। एक कंप्लीट क्रेस्ट एंड एक कंप्लीट ट्रफ। इसकी और भी डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सक्सेसिव क्रेस्ट, ये भी इसकी डेफिनेशन है। हम पहले भी कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको फोकस कर रहे हैं इस पर। एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ। दिस डिस्टेंस ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको लैम्डा, उल्टा भाई लैम्डा ग्रीक लेटर है उससे शो करते हैं। इज दैट क्लियर? याद रहे टाइम पीरियड ऑफ वेव की डेफिनेशन क्या है? द टाइम ड्यूरिंग विच वन वेवलेंथ पासिस थ्रू अ पॉइंट, वो वक्फा वक्त, वो टाइम जिसके दौरान किसी मकाम से, किसी पोजीशन से एक वेवलेंथ कंप्लीट पास हो जाए। फिर से, वो वक्फा वक्त, वो टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वन वेवलेंथ पासिस थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। द टाइम इंटरवल during which one wavelength, this बताना पड़ेगा, वन वेवलेंथ को लैम्डा की नाम से शो करते हैं, passes through a point called टाइम पीरियड ऑफ वेव। उसे वेव्स का या वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन टाइम पीरियड की डेफिनेशन तो कुछ और होती है। टाइम पीरियड की तो डेफिनेशन ये होती है कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी तो द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वन वाइब्रेशन इज कंप्लीट, वो वक्फा है वक्त, वो टाइम जिसके दौरान वाइब्रेटिंग बॉडी, मुर्तइश जिस्म एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले, उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक वेवलेंथ पास हो जाए, तो सही बात है। एक वेवलेंथ तभी पास होगा जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो। एक वेवलेंथ उसी वक्त पास होगा जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे गौर करें, ये पानी की सतह है, मीन लेवल, यहाँ से वेव ट्रेवल हो रही है। होता ये है कि फर्ज कर लें ये मीन पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल ऊपर गया, पानी का मॉलिक्यूल ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, एक कंप्लीट क्रेस्ट बन गया। तवज्जो है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ऊपर से फिर नीचे आया, इसी मकाम पर एक क्रेस्ट बन गया, लेकिन अभी वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद यहाँ से फिर वो नीचे गया, और नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आया, तो एक क्रेस्ट एक ट्रफ बन गया। उस ट्रफ को हम आगे शो करेंगे। इज दैट क्लियर? यानी मीडियम पार्टिकल यानी मीन लेवल, ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ था, पहले यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से फिर वो नीचे आया, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं नशे की वजह से, अपनी हरकत नीचे जारी रखेगा, नीचे आएगा, यहाँ ट्रफ बनाएगा, ट्रफ बना के फिर ऊपर चला गया, तो एक कंप्लीट क्रेस्ट बना
और जब उसने नीचे एक मोशन कंप्लीट की तो कंप्लीट ट्रैप बन गया, तो क्या एक वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हो गई? इसको भी एक वाइब्रेशन कहते हैं। अच्छा, एक वाइब्रेशन इसको भी कहते हैं। फर्ज कर लें ये पॉइंट है, यहाँ से मीडियम पार्टिकल नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, ये भी एक वाइब्रेशन कहलाती है, इसको भी एक वाइब्रेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर मीन लेवल से ले रहे हैं आप, तो यहाँ से ऊपर फिर नीचे ट्रफ बना फिर ऊपर यहीं आ गया, तो दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन भी कही जा सकती है, इसको भी वन वाइब्रेशन कहते हैं। इस पर हम पहले भी गुज़श्ता वीडियो में हम इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं तफसील से। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेवलेंथ तब पास होगा जब पानी का मॉलिक्यूल या कोई मीडियम पार्टिकल जब वेव ट्रेवल करती है एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है। जब उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी एक वेवलेंथ पास हो जाता है। याद है कि वेवलेंथ लेंथ है, इसका यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर होता है और लैम्डा की अलामत से इसको शो करना। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लें मीडियम पार्टिकल तो एक वेवलेंथ पास हो जाएगा। अगर फर्ज कर लें कि पानी का मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने वाटर लिया हुआ है मीडियम, पानी का मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो बताइए जो वेव सोर्स है ये एक वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट करेगी? वेव सोर्स भी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करेगी। यानी जो टाइम पीरियड इस स्टिक का होगा, वेव सोर्स का होगा, वेव ऑसिलेटर का होगा, वही टाइम पीरियड मीडियम पार्टिकल का होगा। यानी जिस टाइम पीरियड के साथ ये डुबकी लगा रही है, डिप हो रही है पानी में, वेव क्रिएट कर रही है, उसी टाइम पीरियड के साथ जो है मीडियम पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो जाहिर सी बात है जैसा सोर्स बिहेव करेगा उसके मुताबिक ही मीडियम पार्टिकल बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको मूव या उनको वाइब्रेट करने का जिम्मेदार कौन है? द वाइब्रेशन ऑफ वेव सोर्स स्टिक। तो इस पॉइंट को भी याद रखा जाए। तो द टाइम पीरियड ऑफ वेव या मीडियम पार्टिकल इज सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी या वेव सोर्स। नोट कर लें कैसे? द टाइम पीरियड of wave is same as that of the wave source। जो वेव सोर्स का टाइम पीरियड है वो इसका होगा। चूंकि वीडियो तब्दील हो जाएगी, हम गुफ्तगू तो और भी करना चाह रहे थे लेकिन हम फ्रीक्वेंसी की तरफ आ रहे हैं ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स आज के इस पीरियड में हम कंप्लीट कर लें। फ्रीक्वेंसी, दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स से क्या मुराद है? मिटा देते हैं। अब है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और इसके लिए जो साइन इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ इस्तेमाल करते हैं और दूसरी साइन याद रखिएगा ये इस्तेमाल की जाती है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ और न्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स किसे कहते हैं? डेफिनेशन, द नंबर ऑफ वेवलेंथ passing through a point in 1 second, the number of wavelength passing through a point in 1 second, this is called frequency of wave। the number of wavelengths lambda passing through a point in 1 second called frequency। इसकी एक डेफिनेशन और है, एक सेकंड में जितने वेवलेंथ पास हो जाए, इसको यूं भी तो कह सकते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इन 1 सेकंड। एक सेकंड में मीडियम पार्टिकल जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। और द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स of medium particles in
1 सेकेंड। कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये भी ठीक है, इस में भी कोई हर्ज नहीं। राइट, 1 सेकेंड में मीडियम पार्टिकल जितनी दफ़ा वाइब्रेट करेंगे 1 सेकेंड में उतनी वेवलेंथ पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ एक सवाल पैदा हो कि 1 सेकेंड में मीडियम पार्टिकल जितनी दफ़ा वाइब्रेट करेंगे उतनी दफ़ा वेवलेंथ पास होंगे। 1 सेकेंड में मीडियम पार्टिकल अगर 10 दफ़ा वाइब्रेट कर लें, 1 सेकेंड में मीडियम पार्टिकल फर्ज कर लें 10 दफ़ा वाइब्रेट कर लें, तो बताएं ये जो वेव सोर्स है वो 1 सेकेंड में कितनी दफ़ा वाइब्रेट कर रही होगी? वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी भी यही होगी 10 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वेव सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगी, मीडियम पार्टिकल भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो जो फ्रीक्वेंसी वेव सोर्स की होगी वही फ्रीक्वेंसी मीडियम पार्टिकल्स की होगी, वही फ्रीक्वेंसी वेव की होगी। इज दैट क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान रखा जाए। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम पार्टिकल या वेव सेम एज दैट ऑफ सोर्स। याद रहेगा, द फ्रीक्वेंसी स्टार बना देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम पार्टिकल्स is same as that of the wave source, अच्छा, अभी तक हमने इसकी फ्रीक्वेंसी यूनिट तो हर्ट्ज होता है या वाइब्रेशन पर सेकंड होता है या साइकिल पर सेकंड होता है, हम जानते हैं। ये क्या चीज़ है जो हमने बनाई? अभी तक इसको हमने डिस्कस नहीं किया। ये क्या है, इस पर गुफ्तगू करनी है। आपने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का नाम सुन रखा होगा। कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? ये एक ऐसा लेंस होता है जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को, रोशनी की मतवादी शुआओं को फोकस कर देता है और ब्राइट स्पॉट हासिल होता है, ब्राइट बैंड हासिल होता है, रोशनधारी या रोशन पट्टी हासिल होती है। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं? ये ऐसा लेंस होता है जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देता है, फैला देता है, मिलाता नहीं है। वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ख़त्म हो जाती है, गिर जाती है, कम हो जाती है, तारीकी आ जाती है या डार्क बैंड आ जाता है। वो कैसे? ये हम पढ़ चुके हैं ट्राई क्लासेस में कि कॉन्वेक्स लेंस की शक्ल आपने देखी होगी। एक तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह बनाया जाता है, और क्या, ये शीशे का टुकड़ा है ना, दिस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो विच इज थिकर एट द मिडल, थिनर एट द एजेस, दरमियान से मोटा, किनारों से पतला होता है। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे पास होती है तो क्या करता है? याद करें, जो उनको एक मुद्दे पर मिला देता है और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट हासिल होता है। याद करें, ब्राइट स्पॉट कॉन्वेक्स लेंस की खूबी है। कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं? कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है, गौर कीजिए, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। The piece of transparent material again which is thinner at the middle but thicker at the edges, बीच में से पतला, किनारों से मोटा। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे पास होती है तो ये क्या करता है? रोशनी की मतवादी शुआओं को ये बजाय मिलाने के फैला देता है, डाइवर्स कर देता है। इज दैट क्लियर? रेज ऑफ लाइट जो है वो फोकस नहीं हो पाती बल्कि डाइवर्ज हो जाती है। यहाँ पे एक डार्कनेस आ जाती है, तारीकी आ जाती है, आसान लफ्जों में यूँ समझ लें। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा और करें, जब इस रिपल टैंक की सतह से वाटर वेव्स पास होती हैं क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में, हर क्रेस्ट प्ले द रोल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हर क्रेस्ट कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है क्योंकि इसकी सतह उभरी हुई है। जिस तरह ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसकी सतह उभरी हुई है, तो हर क्रेस्ट बिकम्स प्ले द रोल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और जब ऊपर से पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे टकराती हैं तो ये तमाम की तमाम रेज को एक पट्टी की सूरत में, एक रोशनधारी की सूरत में, एक ब्राइट बैंड की सूरत में, एक ब्राइट फ्रिज की सूरत में स्क्रीन के ऊपर ले आता है। और आपको स्क्रीन के ऊपर एक रोशनधारी नजर आती है, रोशन पट्टी नजर आती है। ये रोशन पट्टी किसकी है? क्रेस्ट की है, क्योंकि क्रेस्ट कॉन्वेक्स लेंस बन गया है और ऊपर से रोशनी आ रही है। और दूसरी तरफ जो कॉनकेव, ये जो ट्रफ है, ट्रफ प्ले द रोल ऑफ कॉनकेव लेंस। ये जो ट्रफ है क्या बन जाता है? क्योंकि इसकी सतह दबी हुई है, जिस तरह इसकी सतह कॉनकेव की दबी हुई है, जब रेज से पास होंगी तो डाइवर्ज कर देगा। तो यहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे पास होगी कॉनकेव लेंस से, तो ये क्या करेगा?
यूं फैला देगा तो नतीजे में आपको क्या नजर आएगी, यहाँ पे डार्क बैंड नजर आएगी, रोशनी दिखाई नहीं देगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद अगला क्रेस्ट, वो फिर कॉन्वेक्स लेंस का काम करेगा, ब्राइट बैंड, फिर ट्रफ कॉन्केव लेंस बन जाएगा, डार्क बैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी की सतह पे जब क्रेस्ट और ट्रफ मूव कर रहे होंगे तो स्क्रीन पर, नीचे स्क्रीन पर ब्राइट बैंड और डार्क बैंड मूव करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको ये ब्राइट बैंड मूव करता हुआ नजर आ रहा है तो जान लें कि क्रेस्ट मूव कर रहा है, डार्क बैंड मूव कर रहा है तो जान लें, समझ लें कि क्या मूव कर रहा है, ट्रफ मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब याद है कि जो टाइम पीरियड वेव का होगा, टाइम पीरियड, पहले हमने टाइम पीरियड पे बात की थी, याद कीजिए। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? द टाइम ड्यूरिंग विच वन वेवलेंथ पास, एक वेवलेंथ पास होने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। एक वेवलेंथ कब पास होता है? जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ गुजर जाए। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ गुजरने का मतलब है एक ब्राइट बैंड और एक डार्क बैंड, तवज्जो रहे, एक ब्राइट बैंड और एक डार्क बैंड पास हो जाए। ये एक क्रेस्ट है और ये एक ट्रफ है, यानी एक क्रेस्ट और ये कौन है? ट्रफ। तो ब्राइट बैंड और डार्क बैंड मिलकर क्या बनाएंगे? एक वेवलेंथ बनाएंगे। तो जितने अरसे में, याद रखिएगा, एक वेवलेंथ पास होगा उतने ही अरसे के अंदर, उतने ही टाइम में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक ब्राइट बैंड और एक डार्क बैंड स्क्रीन से पास हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस की थी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक सेकंड में वेवलेंथ की तादाद को। तो यहाँ पर एक सेकंड में जितने वेवलेंथ पास हो जाएंगे उसी एक सेकंड में ब्राइट और डार्क बैंड पास हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक सेकंड में एक वेवलेंथ पास हो रहा है तो एक सेकंड में एक ब्राइट और डार्क बैंड पास होगा। अगर एक सेकंड में दो वेवलेंथ पास हो रहे हैं तो एक सेकंड में दो ब्राइट बैंड और दो डार्क बैंड पास होंगे। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पर तो वही, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ पर बात करनी थी। ये असल में रह गई थी बात ब्राइट और डार्क बैंड के हवाले से कि ये पट्टियाँ क्यों हासिल हो रही हैं, वो उसको हमने फोकस किया यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार किस पर होगा? जब इसमें से वेव ट्रेवल करेंगी, एक सेकंड में वेवलेंथ की तादाद को तो हम समझ गए फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार किस पर होगा? क्या मीडियम पर होगा या वेव सोर्स पर होगा? तो याद रहे, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन द वेव सोर्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार किस पर होता है? जस्ट वेव सोर्स पर होता है, उस जरिए पर होता है, उस सोर्स पर होता है जो वेव जनरेट करती है। तो जो फ्रीक्वेंसी 20 की होगी वही उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वेव मीडियम में ट्रेवल करेंगी। तो नोट कर लें क्या, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द वेव सोर्स। इसको वेव सोर्स पर डिपेंड करती है। क्या मतलब हुआ? इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला एक्सपेरिमेंट किया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? जब लाइट भी तो वेव नेचर रखती है। जब लाइट किसी रेयर मीडियम यानी हवा से ग्लास मीडियम में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जब गिलास से रेयर मीडियम में यानी हवा में दाखिल होती है तो फिर नॉर्मल लाइन के बियॉन्ड हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको रोशनी का इनताफ या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वो इस तरह से था, याद करें कि अगर आपके पास ये गिलास स्लैब है, गिलास स्लैब एक मीडियम है, थिकर मीडियम है और ऊपर हवा मौजूद है, एयर, इसे कहते हैं रेयर मीडियम, लतीफ़ वास्ता। और ये गिलास है, ये डेंसर मीडियम है, कसीफ वास्ता है। जब रे ऑफ लाइट, रोशनी की कोई मौज या किरण, फर्ज कर लें इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही है, वेव्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं? वेव्स आ रही हैं, उस पर स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल लाइन बनाई थी, याद करें। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। बेंड हो जाएगी, फिर उसके बाद जब वो इस डेंसर मीडियम से दोबारा रेयर मीडियम में आएगी तो फिर यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं, इसके बियॉन्ड हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो आप गौर करें, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर रेयर मीडियम, तो क्या फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होगी? जब शुरू में थी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। तो जवाब है नहीं, वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसका अनुसार सिर्फ वेव सोर्स पर या वेव जनरेटर पर जिसने उसको पैदा किया होता है, चाहे वो वेव रेयर मीडियम में हो या चाहे वो वेव ग्लास मीडियम में चली जाए या वो फिर दोबारा रेयर मीडियम में आ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है,
वेलोसिटी और वेवलेंथ तो चेंज हो सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये बहुत मशहूर इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ वेव की, हम आगे पढ़ेंगे v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। इज दैट क्लियर? ये बात हम जानते हैं। यहाँ से फ्रीक्वेंसी को अलग करेंगे तो क्या आएगा, v अपॉन लैम्डा, लैम्डा वहाँ डिवाइड में चला गया। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ। इसका मतलब है कि वेवलेंथ और वेलोसिटी जब चेंज होंगे तो जिस रेशियो के साथ वेवलेंथ चेंज होगा उसी रेशियो के साथ वेलोसिटी भी चेंज होगा, लिहाजा डिवाइड करने पर जवाब वही आएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा, अगर वेलोसिटी कम होगी मीडियम चेंज होने की वजह से तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा उसी रेशियो के साथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी जस्ट डिपेंड्स अपॉन द वेव जनरेटर, द वेव ऑसिलेटर, द वेव सोर्स, उस जरिए पर डिपेंड करती है जिसने उस वेव को पैदा किया होता है। इज दैट क्लियर? तो वेवलेंथ और वेलोसिटी तो चेंज हो सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इस पॉइंट को याद रखा जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव किसे कहा जाता है, अब इस पर गुफ्तगू करेंगे। वेलोसिटी ऑफ वेव डिफॉल्ट टैंक पे कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वेलोसिटी। जो वेव्स की रफ्तार है उसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई? वेलोसिटी को तो यूँ डिफाइन करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। किसी बॉडी का एक सेकंड में तय करता फासला उसकी स्पीड कहलाता है। एक सेकंड में जो डिस्टेंस तय होता है उसको स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे वेव भी तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, पानी नहीं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। हम पहले गुफ्तगू कर चुके ट्रांसवर्स वेव में तफसील से। वेव तो ट्रेवल कर रही है, एनर्जी इस डायरेक्शन में मूव होती दिखाई दे रही है। तो एक सेकंड में ये वेव जितनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगी, एक सेकंड में जितनी वेव एनर्जी ट्रांसफर करेंगी उसे क्या बोलेंगे, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव बोलेंगे। और याद रहे कि मीडियम पार्टिकल सबके सब वेव कैरियर है, एनर्जी कैरियर है, क्योंकि इन पर सवार होकर तवानाई आगे जाएगी, इन पर सवार होकर तवानाई आगे जाएगी। मिसाल के तौर पर एक कार, उसके बराबर में दूसरी कार, उसके बराबर में तीसरी कार, लाइन से कारें खड़ी हुई हैं और एक शख्स उन कारों के ऊपर उछलता उछलता वह आगे चलता चला जाए। इज दैट क्लियर? तो वो शख्स आगे की तरफ मूव कर रहा है, कार आगे नहीं जा रही है, कार तो रेस्ट में है, वह उसके ऊपर सवार हो के वो आगे जा रहा है। सेम हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि तवानाई ट्रांसफर हो रही है, लेकिन किसके कंधों पर, मीडियम पार्टिकल्स के कंधों पर। मीडियम पार्टिकल्स के जरिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो एक सेकंड में जितनी भी एनर्जी वेव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है थ्रू द मीडियम पार्टिकल्स इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ वेव। द एनर्जी, इसकी डेफिनेशन, द एनर्जी ऑफ वेव्स the energy of wave transferred in 1 second called velocity of wave। तो velocity of waves कहा जाएगा। एक सेकंड में वेव जो डिस्टेंस तय करेगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, और द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकंड कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव। इसको वेलोसिटी ऑफ वेव बोलते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, याद करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप उस फार्मूले के जरिए वेलोसिटी भी हासिल कर सकते हैं। वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तो बोल रहे हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन एक दफ़ा फिर कर रहे हैं। जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो आप समझने की कोशिश कर ले। इफ समझो रहे, अगर कोई वेव एक वेवलेंथ के बराबर फासला तय करे, इफ डिस्टेंस कितना हो, अगर कोई वेव एक वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, एक क्रेस्ट एक ट्रफ या एक ब्राइट बैंड एक डार्क बैंड के बराबर फासला तय करे, तो इस दौरान जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, बोलिए।
इस दौरान जो टाइम लगेगा वो कितना होना चाहिए? यस, टाइम पीरियड, क्योंकि एक वेवलेंथ पास होने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम इज विल बी टाइम पीरियड, उसको कैपिटल टी से शो करते हैं, याद रहे। हम पहले वेवलेंथ की तारीफ में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, या टाइम पीरियड में भी डिस्कस किया। ऊपर पुट कर दें तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, देखिए। यस, वेलोसिटी ऑफ वेव v से शो कर देते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह लैम्डा आ गया, और उसकी जगह टाइम, टाइम की जगह कैपिटल टी, टाइम पीरियड आ गया। इज इट क्लियर? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा, इस टाइम पीरियड को इस तरह लिख लें, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड को हमने आगे खिसका दिया, लेकिन ऊपर क्या छोड़ना पड़ेगा, 1 लैम्डा से मल्टीप्लाई हो, या लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा लैम्डा अपॉन टी, वही चीज़ आ जाएगी। तो इसको लिखने में कोई अर्ज नहीं। आप समझ गए क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टाइम पीरियड किसका फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी का। तो इसकी जगह फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे f आ गया। याद रहे, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वेरी फर्स्ट वीडियो में, वेरी फर्स्ट वीडियो 8.1, उसमें इस बात पर बहस की और उसको फार्मूले को प्रूव भी किया बकायदा, f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड कैसे होता है। तो दिस इज फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, दिस इज फार्मूला ऑफ velocity of wave। अब आखिरी बात करके फिर आज आपसे इजाजत चाहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ वेव का इन्हिसार किस पर होता है। वेव सोर्स पर होता है जिसने वेव प्रोड्यूस की, या मीडियम पर होता है जिसके थ्रू वेव ट्रेवल हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो तयबात से ये बात वाज़ेह हुई कि वेलोसिटी ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स, उसका इन्हिसार सोर्स पे नहीं है, बल्कि उसका इन्हिसार किस पर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम पर है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव का इन्हिसार याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम की खुसूसियात पर होता है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, मीडियम की डेंसिटी कैसी है, उसके मुताबिक उसकी वेलोसिटी होती है। एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ वेव कुछ और होगी, दूसरे मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक अगर बदल जाएंगी तो वेलोसिटी ऑफ वेव भी बदल जाएगी। तीसरा मीडियम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगी तो फिर वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव का इन्हिसार वेव जनरेटर पे नहीं है, तवज्जो रहे, वेव सोर्स में नहीं है, जिसने वेव पैदा किया। बड़ी अजीब बात है, जिसने पैदा किया उस पर नहीं है, जिसने पैदा किए हैं वेव्स, स्पीड का इन्हिसार उस पर नहीं है, बल्कि किस पर है। जैसा एक बच्चा जब दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो उसके बाद वो ज़िंदगी गुजारता है, तो उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार ठीक है वालिदैन पर तो होता है, लेकिन साथ में वो माहौल पर होता है कि वो किस किस्म के एनवायरनमेंट में जी रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो किन लोगों के साथ अपना टाइम ज़्यादा गुजारता है, इस पर इस बात का इन्हिसार होता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, इस बात पर होता है। वालिदैन ने तो उसकी पैदाइश में हिस्सा लिया और वो दुनिया में आ गया, लेकिन अब माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है वहाँ पे। वालिदैन की तरबियत अपनी जगह है, लेकिन माहौल भी है जो हमारी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करता है हमारे लिए। तो आज की क्लास में जो हमने गुफ्तगू की उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स पर बात की, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड डिस्कस किया, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव ट्रेवल करती हैं तो मीडियम पार्टिकल उछल कूद तो करती ही हैं। टाइम पीरियड पर बात की, एक वेवलेंथ पास होने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी पर बात की, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। जो फ्रीक्वेंसी वेव की है वही फ्रीक्वेंसी जनरेटर की होती है, वेव सोर्स की होती है, इस पर हमने गुफ्तगू की। फ्रीक्वेंसी के बाद फिर और ये भी बताया कि फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार वेव सोर्स पर होता है, मीडियम पर नहीं होता, और वेलोसिटी का इन्हिसार मीडियम पर होता है, वेव सोर्स पर नहीं होता। बड़ी दिलचस्प बात है, क्यों, इस पर गुफ्तगू हुई। फिर वेलोसिटी का फार्मूला में आखिर में लिखा v इज इक्वल टू लैम्डा है। और फिर यहाँ पर ब्राइट और डार्क बैंड्स क्यों बन रहे हैं, क्रेस्ट कॉन्वेक्स लेंस का किरदार अदा कर रहे हैं, ट्रफ कॉन्केव लेंस का किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर भी बात की। और एक आखिरी बात जाते जाते याद रखिएगा कि जब ट्रांसफर वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती हैं थ्रू द मीडियम पार्टिकल, तो मीडियम पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव नहीं करते। यानी ऐसा नहीं होता कि पानी के ज़र्रात भी उस तरफ जा रहे हैं, नहीं, वो ऊपर नीचे जस्ट ऊपर नीचे वाइब्रेटिंग मोशन एग्जीक्यूट करेंगे और एनर्जी उन पर सवार होकर आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, जब चलती चली जाएगी।
तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।